हाय फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। तो जब हम बात कर रहे थे अबाउट स्पीच प्रोडक्शन, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि स्पीच प्रोडक्शन के लिए 5 सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं: रेगुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, फोनेटरी सिस्टम, रेजोनेटरी सिस्टम एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम इन सारे को एक साथ जब हम इनके फंक्शंस स्टडी करते हैं तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक टेबुलर फॉर्म बनाकर हम इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हर एक सिस्टम को इंडिविजुअली कि उसके क्या ऑर्गन्स हैं और उनके क्या काम है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले रेगुलेटरी सिस्टम ने। तो कहीं ना कहीं रेगुलेटरी सिस्टम में आपका सीएनएस पीएनएस आता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एज वेल एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके आगे स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स। तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने ब्रेन का एक डायग्राम सा बना रखा है। तो स्पीच प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 एरियाज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहला है ब्रोकाज एरिया, जो कि फ्रंटल लोब में होता है, एंड सेकंड है वर्निकेज एरिया, जो कि टेम्पोरल लोब में होता है। आपके ब्रेन को 5 लोब्स में बांटा गया है। इंसुलर लोब होता है जो बहुत इंटरनल होता है, तो फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल एंड 5th इंसुला जो होता है वो ब्रेन के काफी इंटरनल भीतरी हिस्सों में होता है। तो यहाँ पे जब हम स्पीच प्रोडक्शन की बात करते हैं तो फ्रंटल लोब में जो ब्रोकाज एरिया होता है वो बेसिकली होता है ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग। तो कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होता है मोटर स्पीच एक्सप्रेशन पार्ट से, जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो हम व्यक्त कर रहे हैं। एंड टेम्पोरल लोब का जो वर्निकेज एरिया है वो बेसिकली किसके लिए होता है? कॉम्प्रहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, यानी जो हम रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। तो ये 2 एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इन दोनों एरियाज में कोई प्रॉब्लम होती है या इन दोनों के बीच में जो आपस में कोऑर्डिनेशन है, जो आर्कुएट फेसिकुलस नाम की चेन होती है जो इन दोनों को कनेक्ट करती है, उसमें कहीं प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं स्पीच के एक्सप्रेशन और कॉम्प्रहेंशन में समस्या उत्पन्न होती है। इसी के साथ साथ ब्रोकाज एरिया, वर्निकेज एरिया के बाद आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम बेसिकली क्या करता है? जो मोटर कोऑर्डिनेशन, यानी जो गतिशीलता है, उनके बीच का जो समन्वय है, उसको स्थापित करने में सहायता करता है। एंड लास्ट ऑब्वियसली आती है क्रेनियल नर्व। बेसिकली क्रेनियल नर्व्स क्या करती हैं? ब्रेन से निकलकर जो शरीर के अंगों को कनेक्ट करती हैं, और वहां पे हमारे नर्व्स या न्यूरॉन्स जो होते हैं वो सिग्नल्स पहुंचाने का काम करते हैं, सिग्नल्स को पहुंचाने और ग्रहण करने का काम करते हैं। तो हमारे जो अदर 4 सिस्टम्स हैं वो बेसिकली अच्छे ढंग से काम करें, लय में काम करें, तालमेल के साथ काम करें, तो वो कौन करता है? मैनेज क्रेनियल नर्व्स करती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा रेगुलेटरी सिस्टम यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन व्यवस्था। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम, आपको पता है कि हम अपने नाक या मुंह के माध्यम से जब भी सांस लेते हैं उसके बाद वो ट्रैकिया से, उसमें ऊपर से लैरिंग्स भी उसका पाथवे देगा, बट मैं उसको अलग से एक्सप्लेन करूंगी। ट्रैकिया के ऊपर ही हमारा लैरिंग्स होता है, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगी। उसके बाद हमारा ग्रीन से मैंने बनाया रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके ऊपर आपका नेजल कैविटी या ओरल कैविटी का सेक्शन भी आएगा, सांस लेते हैं, ग्रहण करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है? सबसे पहले आता है ट्रैकिया, जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में श्वास नली या विंड पाइप। 16 से 20 छल्ले होते हैं, सी शेप छल्ले से बने हुए होते हैं, और ये छल्ले आगे चल के 2 हिस्सों में बढ़ते हैं जो कि ब्रोंकाई होते हैं। फिर वो ब्रोंकाई आगे बढ़ते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स लंग्स में जाके एल्वियोलाई में खुलते हैं, जहां पे गैस एक्सचेंज, यानी कि जो हवा का एक्सचेंज है, कह सकते हो स्थानांतरित होना है या विनिमय होना है, वितरित होना है, वो उस जगह पर होता है। तो बेसिकली 16 से 20 सी शेप छल्ले वाली रिंग्स बनी हुई होती है ट्रैकिया में। उसके बाद वो ट्रैकिया के जो लास्ट वाला कार्टिलेज, जो सी शेप कार्टिलेज होते हैं, जो लास्ट कार्टिलेज होता है वो 2 में बढ़ता है, ब्रोंकाई में। वो ब्रोंकाई आगे चल के ब्रोंक्यूल्स में बढ़ते हैं, ब्रोंक्यूल्स एल्वियोलाई में खुलते हैं, जहां पे गैस एक्सचेंज का काम होता है। CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है वो उसी स्थान पर होता है। और उसके नीचे मैंने डायफ्राम बनाया है, जो कि संकुचित होता है, फैलता है, संकुचित होता है, फैलता है, जिसकी वजह से आपका श्वास लेना और छोड़ना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, इनहेल करना और एक्सहेल करना संभव होता है। आप एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि जब स्पीच प्रोडक्शन का काम होगा तो वो इनहेलेशन के टाइम नहीं होगा, एक्सहेलेशन के टाइम होगा। और जब एक्सहेलेशन के टाइम हम स्पीच प्रोड्यूस कर रहे होते तो इनहेल का टाइम कम होता है, एक्सहेल का टाइम ज्यादा होता है। क्विक इनहेल किया, अब आपको मैं ऐसे ब्रेक देके रुको, सांस तो नहीं ले रही ना, वो ऑटोमेटिक हो रहा है, थोड़ा सा इनहेल किया, ज्यादा एक्सहेल किया, तभी मैं स्पीच प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं ये आपका हो गया। आफ्टर रेगुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा थर्ड आता है फोनेटरी सिस्टम। प्रीवियस में मैंने आपको बताया था फोनेटरी सिस्टम जस्ट ट्रैकिया के ऊपर एक छोटा सा ऑर्गन होता है लैरिंग्स, जिसे हम फोनेटरी सिस्टम के अंदर रखते हैं। फोनेटरी सिस्टम बेसिकली C3 से C6 सर्वाइकल वर्टेब्रा
में होता है C3 से C6 के बीच। मेल में इसकी लेंथ 44 मिलीमीटर होती है, फीमेल में 36 मिलीमीटर होती है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस तरीके का कुछ हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है, जिसके नीचे फिर ट्रैकिया शुरू हो जाता है। बेसिकली लैरिंग्स में 9 कार्टिलेज होती है, जिनमें 3 पेयर्ड होती हैं और 3 अनपेयर होती हैं। 3 अनपेयर में सबसे पहला आता है थायराइड कार्टिलेज, जो सबसे बड़ा एरिया कवर करता है लैरिंग्स का, और ये इस तरीके से आगे सेंटर में आके मिलता है। ज्यादातर आप मेंस में देखोगे एक उभरा हुआ सा ऑर्गन आपको दिखता है, जिसे हम एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। फीमेल्स वो नहीं दिखाई देता, बट मेल्स में प्रॉपरली प्रोमिनेंट सा दिखाई देता है। तो बेसिकली सबसे बड़ा एरिया होता है हमारा थायराइड कार्टिलेज। उसके थायराइड कार्टिलेज बेसिकली क्या होता है, शील्ड शेप होता है। एंड थायराइड कार्टिलेज के नीचे से ही रिंग शेप क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, जो दूसरा अनपेयर कार्टिलेज है। एंड तीसरा है एपिग्लॉटिस। बेसिकली एपिग्लॉटिस का फोनेशन में इतना रोल नहीं होता, बट उसका रोल होता है फनल का काम करना, फनलिंग करता है किसकी, क्योंकि आपको भी पता है कि विंड पाइप के पीछे ही फूड पाइप है। तो जब हम कई बार होता है ना, खाते पीते समय बातचीत करते तो हमें अचानक से जर्क आता है, खांसी सी आती है, वो इसलिए होता है कि फूड पार्टिकल जो है हमारी विंड पाइप में चला जाता है। तो बेसिकली क्या करता है, खाते समय हमारी विंड पाइप को कवर अप करता है। नहीं करेगा तो फूड पार्टिकल हमारे ट्रैकिया में चले जाएंगे, उसके थ्रू लंग्स में भी जा सकते हैं, जिससे एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो 3 हमारी अनपेयर्ड कार्टिलेज कौन कौन से होगी, सबसे बड़ा एरिया हो गया थायराइड कार्टिलेज, एपिग्लॉटिस एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। उसके बाद 3 पेयर्ड कार्टिलेज होती है, उसमें सबसे पहला होता है एरिटेनॉइड, जो कि पिरामिडल शेप होता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान देंगे, जो मैंने ब्लू से पोर्शंस बनाए हैं वो इंटरनल है, यानी सेक्शंस जब आप काटोगे तो उसके अंदर का पोर्शन है, ब्लैक वाला बाहर से दिखने वाला है, ब्लू वाला पोर्शन अंदर से दिखता है, इसीलिए इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स नहीं दिखेंगे। तो ब्लू वाले सेक्शन में जब आप देखोगे तो मैंने पिरामिडल शेप बनाया है एरिटेनॉइड। एरिटेनॉइड बेसिकली पिरामिडल शेप होता है, और एरिटेनॉइड का जो क्या कह सकते हैं एपेक्स होता है, उसको कॉर्निकुलेट कार्टिलेज बनाता है। जो उसका एपेक्स होता है वो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज बनाता है। एंड साथ ही साथ एरिटेनॉइड का जो एंटीरियर एंगल होता है वो वोकल प्रोसेस कहलाता है, और वोकल प्रोसेस पे ही आपका वोकल फोल्ड्स बनता है। उसके साथ ही देखोगे आपने, मैंने वोकल फोल्ड्स के लिए भी एक डायग्राम बना रखा है, जिसमें ये सेक्शन है। जब आप ऊपर से देखते हो तो एक सेक्शन सा मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे ये एपिग्लॉटिस हो गया। वोकल कॉर्ड्स के बीच का जो हिस्सा होता है उसे हम ग्लॉटिस बोलते हैं। और ये हो गया, मैंने रेड से यहाँ पे बना रखा है, ये वाला हिस्सा हो गया पूरा आपका वोकल फोल्ड्स। ठीक है, तो उसके बाद मैंने आपको बताया कि एरिटेनॉइड पिरामिडल शेप होता है, इसका एंटीरियर एंगल जो होता है वो वोकल प्रोसेस होता है, जिससे वोकल फोल्ड्स अटैच्ड होते हैं। मैंने आपको वोकल फोल्ड्स का भी बता दिया। एंड देन उसके जो एपेक्स पार्ट है वो कॉर्निकुलेट बनाता है, जो कि क्या कहते हैं कोन शेप का होता है। कौन सा मैंने हल्का सा बना रखा है, ये इस तरीके से, ये हो गया आपका कॉर्निकुलेट। एंड नेक्स्ट आता है क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज, वो मैंने डायग्राम में नहीं लिखा है। क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज क्या होता है, एरी एपिग्लॉटिक फोल्ड पे होता है। एरी एपिग्लॉटिक का मतलब है एरिटेनॉइड और एपिग्लॉटिस के बीच का जहां पे फोल्ड बनेगा, यहाँ कुछ इस तरीके से पाया जाएगा। एंड ये स्मॉल होता है और रॉड शेप होता है। तो ये हो गया आपका पूरा लैरिंग्स का स्ट्रक्चर। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। बेसिकली C3 से C6 के बीच आपका लैरिंग सिचुएटेड होता है। मेल्स में 44 मिलीमीटर होता है, फीमेल्स में 36 मिलीमीटर होता है। इसमें 3 पेयर्ड और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। 3 अनपेयर्ड में सबसे पहला हो गया एपिग्लॉटिस। सबसे शुरुआत करते हैं एपिग्लॉटिस, जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। एंड नेक्स्ट आता है थायराइड, जो सबसे बड़ा एरिया कवर अप करता है, जो कि शील्ड शेप होता है, और इसका प्रोमिनेंट सा हिस्सा मेल्स में देख सकते हो, जिसे हम एडम्स एप्पल बोलते हैं। उसके नीचे एक रिंग शेप कार्टिलेज होता है, जिसे हम क्रिकॉइड कार्टिलेज कहते हैं। उसके साथ ही साथ 3 पेयर्ड कार्टिलेज में सबसे पहले आते हैं एरिटेनॉइड। एरिटेनॉइड क्या होता है, बेसिकली पिरामिडल शेप होता है, उसका एपेक्स जो होता है वो बनाता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, जो कि रॉड शेप होता है, सॉरी कोन शेप होता है। एंड क्यूनिफॉर्म एरी एपिग्लॉटिक, यानी एपिग्लॉटिस और एरिटेनॉइड के बीच का एक फोल्ड होता है, वहां पर पाया जाता है क्यूनिफॉर्म, जो कि रॉड शेप होता है। एंड साथ ही साथ क्या कहते हैं, जो एंटीरियर एंगल ऑफ एरिटेनॉइड है वो वोकल प्रोसेस बनाता है, और वोकल प्रोसेस से ही क्या बनता है आगे चल के वोकल फोल्ड्स बनते हैं, अटैच होते हैं वोकल फोल्ड्स उस पे। तो ये आपका फोनेटरी सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डायग्राम्स, और अगर आपको कोई डिटेल्स चाहिए तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी। आफ्टर फोनेटरी सिस्टम नेक्स्ट हमारे 2 सिस्टम्स बचते हैं, रेजोनेटरी सिस्टम एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम। मैंने इनके लिए एक ही डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया। आप देखोगे
तीन तरीके का मैंने रेड कलर का कैविटी सिस्टम बना रखा, तीन रेड सर्कल कर रखे हैं। तो ये पूरा पोर्शन हो गया, देन ये पोर्शन हो गया, देन ये बैक वाला पोर्शन हो गया। तो बेसिकली रेजोनेटरी सिस्टम में हमारी कैविटीज आती हैं, जिसमें आ गया आपका नेजल कैविटी, ओरल कैविटी एंड फैरिंजियल कैविटी। ये देखो आप, ये नेजल कैविटी हो गया, ये ओरल कैविटी एंड ये फैरिंजियल कैविटी। तो कहीं ना कहीं रेजोनेटरी सिस्टम का काम क्या है, रेजोनेंस उत्पन्न करना, जो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू जो सिग्नल्स मतलब जो वोकल कॉर्ड्स के थ्रू वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हुए थे वो इन अलग अलग कैविटीज से होते हुए जाते हैं एंड वो एम्पलीफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। बेसिकली आर्टिकुलेटरी सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक्टिव एंड पैसिव। तो आप देखोगे एक्टिव होते हैं जो मूवेबल होते हैं, पैसिव नॉन मूवेबल। एक्टिव में क्या आ गया आपका, टंग, क्योंकि टंग मूव करती है, ठीक है। फिर जॉ में लोअर जॉ मूवेबल है, अपर नहीं है, टीथ, जॉ, अपर। उसके बाद आपका आता है हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट पैसिव है, एंड सॉफ्ट पैलेट जिसे कि वेलम बोलते हैं हम। ये देखो मैंने यहाँ बना रखा है, ये वेलम, सॉफ्ट पैलेट। ये सारे एक्टिव है, यानी ये सारे मूव करते हैं, वो सारे मूवमेंट नहीं करते। आप ये देखो मैंने सारे ऑर्गन्स बना रखे हैं। ऑब्वियसली लिप्स, तो ये सारे एक्टिव हो गए, वो पैसिव हो गए। तो बेसिकली आपको भी पता है लिप्स कहीं ना कहीं लिप सील का काम करता है, चाहे फूड मैस्टिकेशन हो, फूड बन रहा हो, वो बाहर नहीं आता, कोई भी अनवांटेड और ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुंह के अंदर नहीं जाते। देन टंग है जो कि टेस्ट बर्ड्स का भी काम करती हैं, बोलस फॉर्म करती हैं, एंड एज वेल एज उसके बाद आते टीथ जो कि फूड को कटिंग में, च्यूइंग में हेल्प करते हैं। देन उसके बाद जॉ भी ओपनिंग एंड क्लोजिंग के थ्रू उस फूड को मैस्टिकेशन के लिए प्रमोट करता है। देन हार्ड पैलेट एंड वेलम आता है, वो नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी के बीच का डिफरेंस करता है। एक चीज और ध्यान देंगे, वेलम, वेलम मूवेबल होता है, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब हमें ओरल कैविटी, कुछ साउंड्स होते हैं जो ओरल और नेजल का डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उसमें क्या होता है, वेलम ऊपर हो जाता है तो ओरल कैविटी से हवा निकलती है तो वो ओरल साउंड होता है। जब वेलम बेंड होकर ओरल कैविटी को कवर अप कर देता है तो हवा नाक से निकलती है तो वो नेजल साउंड हो जाता है। तो नेजल, ओरल, ये कौन डिवाइड करता है, वेलम, बिकॉज वेलम मूवेबल होता है। तो आपका ये रेजोनेटरी एंड आर्टिकुलेटरी सिस्टम यहाँ पे खत्म होता है। तो हमने सारे सिस्टम्स को इंडिविजुअली डिस्कस कर लिया कि उसके और क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं और वो किस तरीके से काम करता है। और कहीं ना कहीं इन ऑर्गन्स का प्राइमरी फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, जो सेकेंडरी फंक्शन होता है वो स्पीच प्रोडक्शन के लिए होता है।